आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम कक्षा 12 का एनसीईआरटी बुक्स का एक पुस्तक चलती है कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये पुस्तक है। इसका पहला टॉपिक है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे कि देखिए, राष्ट्र निर्माण, ये पुस्तक का ही नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। जब अपना देश स्वतंत्र हुआ था उस समय से ही हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत के अंदर क्या क्या राजनीतिक गतिविधियां हुई, अन्य सब बातों की चर्चा करेंगे। हमें सर्वज्ञात है कि 14 और 15 अगस्त को, यानी रात्रि 14 अगस्त की रात्रि को हमारा देश आज़ाद हुआ था। सन 1947 में मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था और इस रात संविधान सभा का एक विशेष सत्र हुआ था। यानी 14 अगस्त की रात को संविधान सभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसको स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था। किसने संबोधित किया था? श्री जवाहरलाल नेहरू ने इसको संबोधित किया था। हमारा पहला प्रधानमंत्री था जवाहरलाल नेहरू। और उस रात जो विधानसभा के विशेष सत्र में जो भाषण दिया था, उस भाषण का नाम भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या डिस्ट्रिक्ट विद डेस्टिनी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि उस जो भाषण था उस भाषण को किस नाम से जाना जाता है। वो भाषण था भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या डिस्ट्रिक्ट विद डेस्टिनी। उस समय दो बातों पर सहमति हुई थी कि एक तो देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट विद डेस्टिनी, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। उस समय दो बातों पे सहमति हुई थी कि देश का शासन एक तो लोकतांत्रिक सरकार के जरिए होगा, दूसरा सरकार सबके भले के लिए कार्य करेगी। इन दो बातों के ऊपर सहमति बनी थी। इसके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था, कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी, क्योंकि हम आज़ाद हो जाएंगे अंग्रेजी राज से। ये खुशी का और दुख भी होगा, गम भी होगा, क्योंकि हमारे देश का बंटवारा हो जाएगा। ये 14 अगस्त को कलकत्ता में महात्मा गांधी ने कहा था। यानी राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां हैं, महत्वपूर्ण चुनौती 3 थी। राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण चुनौती 3 थी कि एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो, यानी क्षेत्रीय अखंडता की चुनौती की बात की गई थी। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे पूरे देश को क्षेत्रीय अखंडता की कहीं सुरक्षा की भावना न हो जाए। पहली चुनौती थी कि पूरे देश की एकता और अखंडता की चुनौती थी कि एकता के सूत्र में बांधे रखें, क्योंकि पहले से ही देश के 2 टुकड़े हो गए थे, 2 भाग हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि कहीं अखंडता का। दूसरी चुनौती थी कि लोकतंत्र को कायम करने की, कि पहली थी क्षेत्रीय अखंडता की और दूसरी थी कि लोकतंत्र कायम होना चाहिए। इसके लिए संविधान में मौलिक अधिकारों की भी गारंटी दी गई और इसी के लिए संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को भी अपनाया। किसके लिए अपनाया? कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए। तीसरी चुनौती थी कि ऐसे विकास जिससे समूचे समाज का भला हो, न कि कुछ तबके का, सामाजिक रूप से वंचित तबकों का, धार्मिक, सांस्कृतिक, अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। ये महत्वपूर्ण 3 चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी कि देश के अंदर एक अखंडता को बनाए रखने के, एक सूत्र में बांधने के लिए। दूसरी चुनौती थी कि लोकतंत्र की स्थापना। तीसरी थी कि हर तबके का भला हो, ऐसा नहीं कि विशेष वर्ग का ही भला हो। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि वे चाहे तो भी वहाँ से कहीं और नहीं जा सकते थे। यानी भारत के अंदर बहुत ज़्यादा मुस्लिम आबादी थी, यदि वो चाहते तो भी नहीं जा सकते थे।
एक बुनियादी तथ्य है और इस पर कोई अंगुली नहीं उठाई जा सकती। पाकिस्तान चाहे जितना उकसावा दे या वहाँ के गैर मुस्लिमों को अपमान और भय के चाहे जितने भी घूंट पीने पड़ें, हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हीं नागरिक के अधिकार देने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी। अगर हम ऐसे करने में कामयाब नहीं होते हैं तो एक नासूर बन जाएगा जो पूरी राज व्यवस्था में जहर फैलाएगा और शायद इसको तबाह भी कर दे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, लेटर लिखा था, जो राज्य के सीएम थे उनको लिखा था कि हमारे भारत के अंदर आबादी, मुस्लिम आबादी इतनी ज़्यादा है कि वो चाहकर भी वो दूसरी जगह नहीं जा सकते, इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाओ कि उनके अधिकारों की रक्षा हो। विभाजन और विस्थापन और पुनर्वास। विभाजन, सबसे पहली बात, देश में बंटवारे की बात किसने की? इसके लिए हम कहेंगे कि मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया। 1940 को ये सहमत भी हो गया था कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौम के आधार पर विभाजन की बात की। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी, जैसे कि उनकी मांग को स्वीकार कर लिया गया था। और जैसे कि माउंटबेटन योजना आई थी भारत विभाजन की, उस समय भी ये कह दिया गया था कि भारत का विभाजन होगा धार्मिक आधार पर। इसमें ब्रिटिश इंडिया था, उसके दो भाग बन गए थे, एक तो भारत जहाँ हिंदू बहुसंख्यक होंगे, दूसरा पाकिस्तान जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक होंगे। भारत के अंदर मुस्लिम आबादी एक जगह ऐसी नहीं थी कि मुस्लिम आबादी एक तो पश्चिम में ज़्यादा थी, एक पूर्वी में, तो दोनों दे दिए गए थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। और पश्चिमी पाकिस्तान जो आज क्या है, वह खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी कहते हैं, वो पहले इसके पक्ष में नहीं थे लेकिन बाद में उसे मानना पड़ा। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुसंख्यक कहाँ थे, जैसे पंजाब और बंगाल के हिस्सों में मुसलमान बहुत ज़्यादा थे, गैर मुस्लिम आबादी वाले भी थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों का ही बंटवारा कर दिया जाए और प्रांतों का बंटवारा भी धार्मिक बहुसंख्यक आधार पर होगा, यानी पंजाब और बंगाल का। चौथी समस्या थी कि सबसे अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। अल्पसंख्यक यानी कुछ जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वहाँ लोग लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुस्लिमों की एक बहुत बड़ी आबादी थी। देखिए, आबादी कोई अपना घर जहाँ बना लेता है और उनको पता ही नहीं था कि कई जगह ऐसे थे उनको पता ही नहीं था कि हम पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में, और जब उसे पता चला तो अब उन्हें घर बार छोड़ना पड़ा। ये बहुत बड़ी समस्या थी। विभाजन का परिणाम सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियमित और त्रासदी से भरा था। विभाजन के कारण 80 लाख लोगों ने अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। कोई भारत से पाकिस्तान गया, कोई पाकिस्तान से हिंदुस्तान गया। विभाजन के कारण लगभग 5 से 10 लाख व्यक्ति मारे गए। विभाजन के बावजूद भी भारत में 1951 में 12% मुसलमान थे। ऐसी बात नहीं कि सारे चले गए, 12% मुसलमान विभाजन के पश्चात जब 1951 में, तब भी भारत के अंदर मुसलमान थे। इसी बीच महात्मा गांधी की शहादत के बारे में भी हम आपके विषय में है कि 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के किसी भी जश्न में इन्होंने भाग नहीं लिया। कलकत्ता में अमन के लिए वो उपवास बैठे। हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो हिंसा हुई उनके लिए कलकत्ता में उपवास बैठ गए और इनकी सफलता भी मिली। और इन्होंने लगा कि भारत की सरकार पाकिस्तान की जो वित्तीय वचनबद्धता हुई थी, जो पैसे देने की बात हुई थी, वो पूरी नहीं कर रही। उसके लिए भी गांधी जी फिर अनशन पे बैठ गए और आश्वासन के बाद उनको भारत सरकार राजी करके जो वित्तीय सहायता थी वो पाकिस्तान सरकार को दिलाई। 23 जनवरी 1900, देखो इसके बीच में बहुत सारे हिंदू समर्थक और अन्य व्यक्ति
महात्मा गांधी से नाराज़ भी थे, मुस्लिम व्यक्ति भी नाराज़ थे क्योंकि देश का विभाजन हुआ था। तो इसी में एक व्यक्ति नाथूराम विनायक गोडसे था जो 30 जनवरी 1948 के दिन सांझ की जो प्रार्थना हो रही थी वो गांधी जी के 3 गोलियां चलाई और गांधी जी को मार दिया था। देखिए, भारत, अखंड भारत उस समय पूरा अंग्रेजों के सीधा नियंत्रण में नहीं था, अनेक राजाओं का भी शासन था। ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में बटा था। ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में बटा था। एक तो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले यानी भारतीय प्रांत यानी अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण, एक देशी रजवाड़े राजाओं का शासन, ये लगभग 1/3 क्षेत्र में था। यानी 2 भाग बांट रखे हैं, एक के ऊपर जिनके ऊपर ब्रिटिश का सीधा नियंत्रण था और दूसरा देशी रजवाड़े जहां राजाओं का नियंत्रण था। समस्या ये आई कि आज़ादी के तुरंत बाद अंग्रेजी शासन ने घोषणा कर दी कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। यानी भारत ब्रिटिश शासन उससे छोड़ देगा, लेकिन जो भी रजवाड़े हैं वो भी आज़ाद हो जाएंगे। और उनको कह दिया कि आप चाहे पाकिस्तान में मिलो, चाहे भारत में मिलो, चाहे आप स्वतंत्र हो। ये ब्रिटिश राज ने छूट की थी। और रजवाड़ों की संख्या उस समय 565 थी, 1-2 नहीं थी। कितनी थी? 565 रजवाड़ों की संख्या थी। वे भारत या पाकिस्तान या स्वतंत्र भी रह सकते थे, जिससे क्या हो सकता था, अखंड भारत के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा सकता। और जब अखंड भारत नहीं रहेगा तो लोकतंत्र और जो चुनौतियां हैं वो भी और बढ़ जाती। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा थे, उन्होंने राज्य को आज़ाद करने की घोषणा की थी। अगले ही दिन हैदराबाद के निजाम ने ही ऐसी घोषणा की थी कि मैं भी स्वतंत्र राज्य बनाऊंगा, क्योंकि उनको छूट दे दी थी। वो क्यों? वो चाह रहे थे कि हम अपने आप में राजा बने रहें। लोकतंत्र का भविष्य हमें अंधकार में लग रहा था। सरकार ने क्या किया? सरकार ने इस संभावना के विरुद्ध, अंतरिम सरकार उस समय थी, कड़ा रुख अपनाया और जिसका मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का क्या किया था? विरोध किया था। इन रजवाड़ों के शासकों को मनाने मानने का काम सरदार पटेल ने, उस समय पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, पेशे से वकील थे, पहले गृह मंत्री भी थे। इन्होंने एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, जैसे उस समय रजवाड़े उड़ीसा में 26 थे, छत्तीसगढ़ में 15 थे, सौराष्ट्र में 14, 119 रजवाड़े। 15 अगस्त 1947 से पहले ही अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के लिए एक सहमति पत्र कर दिया था। और ये इम्पोर्टेंट बात है, इस सहमति पत्र के नाम क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इसको आप याद रखना, इस पत्र का नाम क्या था। और भारतीय संघ के यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस के अंदर जो सहमति पत्र था उसके अंदर जिसने भी हस्ताक्षर कर दिए वो भारत में वो विलय हो गया। समस्या आई जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों के एकीकरण में समस्या आई, कठिनाई आई, जिनके एकीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे कि हैदराबाद के अंदर क्या समस्या आई। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी रियासत थी। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी हुई थी। हैदराबाद के कुछ हिस्से आज जो महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश, आज 3 राज्यों में फैली हुई है हैदराबाद पुरानी रियासत। आज जो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम। और वह दुनिया के दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था, यानी उसके पास खूब धन दौलत थी। हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत दे दी जाए। निजाम ने 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। नवंबर में जाके समझौता किया कि हमें आज़ाद रखा जाए, और समझौता 1 साल के लिए किया गया और बातचीत जारी हुई। लेकिन हुआ क्या? रियासत के लोगों ने निजाम के शासन के खिलाफ एक जन आंदोलन किया, क्योंकि निजाम एक निरंकुश शासन था, अत्याचारी शासक था। इसलिए वहाँ के किसान, महिलाओं ने सब ने मिलकर आंदोलन किया, और जुर्म भी उसने सबसे ज़्यादा किसान और महिलाओं को किया। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे।
निजाम ने एक अर्धसैनिक बल रवाना किया। अर्धसैनिक बल था निजाम के पास और जिसको रज्जाकार कहा जाता था, यानी उस अर्धसैनिक बल को क्या कहा जाता था? रज्जाकार। रज्जाकार अव्वल दर्जे का सांप्रदायिक और अत्याचारी थे, बहुत जुर्म करते थे रज्जाकार। रज्जाकार विशेषकर इन्होंने गैर मुसलमानों को, खासकर गैर मुसलमानों को इन्होंने निशाना बनाया, लूटपाट की, हत्यार बलात्कार के काम भी किए, इतने घिनौने कार्य किए। सितंबर 1948 को भारत को ऐसा लगा, वहाँ सरदार पटेल जी ने सेना भेजी और निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ गई। उन्होंने देखा निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया, इसी के साथ भारत का विलय हुआ। इसी तरह मणिपुर का विलय की आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह, यानी मणिपुर के महाराजा थे जिनका नाम था बोध चंद्र सिंह, ने भारत सरकार के लिए भारतीय संघ में अपनी रियासत विलय के लिए एक सहमति पत्र पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। इसके एवज में उन्हें आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव के कारण महाराजा ने 1948 के, जो इस महाराजा ने ना बोध चंद्र ने तो सहमति दे दी थी, 1948 के जून में चुनाव किए, संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग बना जहाँ सार्वभौम वैक्स मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव किए गए। मणिपुर की विधानसभा में भारत के विलय के सवाल पर मतभेद थे। मणिपुर कांग्रेस विलय पर सहमत थी, लेकिन अन्य पार्टियां इसके खिलाफ थी। भारत सरकार ने मणिपुर विधानसभा के परामर्श बिना ही इस राजा पे दबाव डाला और क्या हुए? सफल हुए। इस तरह से भारत का ये रियासतों, रजवाड़ों का एकीकरण हुआ। कश्मीर और अन्य रियासतों के बारे में हम अगले पाठ में भी पढ़ेंगे और इसके अगला वीडियो इस पाठ का आएगा। अभी पूरा टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है। हमारे वीडियो को देखते रहें, चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे नए वीडियो ले